आज की क्लास में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे बात करने वाले हैं और सिलेक्शन टूल पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये दोनों टूल ही सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम सिलेक्शन टूल यूज कर रहे होते हैं तो हम अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन उस शेप को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उस शेप को चेंज नहीं कर सकते, उस शेप की शक्ल, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर रहे होते हैं तो हम अपनी शेप को रोटेट नहीं कर सकते, उसको रीसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस शेप का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम सिलेक्शन टूल की मदद से किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो वो कंप्लीट शेप सिलेक्ट होती है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं तो हम किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर हिस्से को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एंकर पॉइंट और पाथ क्या है। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी फिलिंग नन कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन भी नन कर देती हूँ, तो अब आप देखें आपको थिन सी ब्लू लाइन नजर आ रही है, तो ये पाथ है। और एंकर पॉइंट इसके कॉर्नर पे मौजूद होते हैं। दो एंकर पॉइंट के दरमियान जो लाइन होती है वो पाथ होती है और कोई भी शेप क्लोज पाथ से मिलकर बनती है। जैसे आप देखें मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस पाथ में फिल और आउटलाइन मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे माउस का कर्सर लेके जाती हूँ तो आपको पाथ शो हो रहा है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को कलर दे दूं तो इसमें कलर आ जाएगा। मैं इस लाइन को जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखिए आपको एंकर लिखा हुआ शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तो पाथ शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे लेके आऊं तो यहाँ भी एंकर शो हो रहा है, लेकिन ये एंकर पॉइंट फिल नहीं है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। और हम किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके भी इस पाथ को मूव कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट है और अगर इसे मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं तो आप देखें मैं जस्ट इस एंकर पॉइंट को मूव कर पा रही हूँ और इसे अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ या इसका साइज छोटा कर सकती हूँ। जब मैं इसके साइज को छोटा कर रही हूँ तो आप देखें ये एंकर पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया। और अगर मैं इसे पकड़ कर इसके साइज को बड़ा करूं तो ये बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ इस पाथ को पकड़ के मूव करूं तो मैं इसको मूव कर सकती हूँ। और अगर हमने किसी ऐसी पाथ को बेंड करना है जिसमें एंकर पॉइंट मौजूद नहीं तो उसके लिए हम पेन टूल से हेल्प ले सकते हैं। पेन टूल में ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो गया। वैसे मजीद जब हम पेन टूल पे बात करेंगे तो हम एंकर पॉइंट पे मजीद बात करेंगे कि कैसे हम एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मजीद वर्किंग कर सकते हैं। इस वक्त हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे बात कर रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। और उसके बाद अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव करूं तो आप देखें ये लाइन ऊपर की तरफ मूव हो गई। इस एंकर पॉइंट को पकड़ कर वापस अगर मैं इसे स्ट्रेट करना चाहूँ तो मैं इसको नीचे को ड्रैग करूंगी तो ये मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। मैं वापस अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। सिलेक्शन टूल लेकर इस स्क्वायर को सिलेक्ट करूं तो मेरा कंप्लीट स्क्वायर सिलेक्ट होता है और उसके बाद अगर मैं इसे रीसाइज करती हूँ या कोई और चेंजिंग करती हूँ तो वो इस पूरे स्क्वायर पे अप्लाई होगी। जैसे अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसे ड्रैग करूं तो इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे, लेकिन चारों कॉर्नर एक साथ राउंड हुए हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ आती हूँ जो कि हमारा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूं तो मेरा कंप्लीट ही स्क्वायर सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं उस पर अपने माउस का कर्सर लाकर उस पर क्लिक करूं तो आप देखें अब मेरा इस वाले एंकर पॉइंट में फिल मौजूद है जबकि ये पॉइंट अंदर से खाली है, इनमें फिल मौजूद नहीं है। जब मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आ रही हूँ तो ये पॉइंट थोड़े बड़े होकर आपको शो हो रहे हैं, इनमें फिल नहीं है, जस्ट इसमें फिल है तो ये मेरा सिलेक्ट है। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, मैं इसे पकड़कर ड्रैग करूँ तो आप देखें जस्ट मेरा ये वाला पॉइंट ही मूव हुआ है और उसके साथ यहाँ पे मुझे हैंडल शो हो रहे हैं। इससे मैं इसकी शक्ल मजीद चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से हो गए और अगर यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूँ
तो इसकी शेप मजीद चेंज हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कर्व करने के लिए मैंने इस अंदर वाले सर्कल को ड्रैग किया था। जब हम किसी पाथ को कर्व करते हैं तो हमारे पास हैंडल आते हैं, लेकिन पॉइंटी पाथ के साथ हैंडल नहीं आते। और अगर वैसे मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़कर ड्रैग करूं, इसे मैं अंदर को ड्रैग करूं, तो आप देखिए मेरी शेप इस तरह से हो गई। अगर मैं इसे पकड़कर मजीद यहाँ बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये शेप इस तरह से हो जाएगी। मैं इसे जिस तरह से चाहूँ इसे चेंज कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से मैं इसे कोई भी शेप दे सकती हूँ। आप देखें, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और कंट्रोल Z करने के बाद अगर मैं 2 एंकर पॉइंट के साथ सिलेक्ट करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और जस्ट इन 2 एंकर पॉइंट को पकड़कर सिलेक्ट करूँ तो अब ये 2 एंकर पॉइंट मेरे पास सिलेक्ट है। अब अगर मैं इनमें कोई चेंजिंग करती हूँ, आप देखें मैंने पकड़कर ड्रैग करी हूँ तो मेरे दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रही हूँ या राइट साइड की तरफ तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अगर आप ड्रैग करके इनको चेंज नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर दूं तो अब आप देखें अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूं तो ये दोनों एंकर पॉइंट ड्रैग हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए थे और ये दोनों एंकर पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद हैं। इस तरह से आप अलग से एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके उन पे वर्किंग कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूं और सर्कल को सिलेक्ट करके अगर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो कर सकती हूं। अब आप देखें ये एग शेप हमारे पास आ गई और इजीली आ गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूं। उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाती हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो सबसे पहले जो ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, के जो एंकर पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है उसे कॉर्नर में कन्वर्ट कर दे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरा ये एंकर पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर हो गया और उसने इसमें मौजूद कर्व को खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉर्नर है। और उसके बाद ये कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, कि इसे स्मूथ कर दे, इसे कर्व कर दे। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये एंकर पॉइंट राउंड हो गया। तो इन दोनों ऑप्शन को यूज करते हुए अगर आपका एंकर पॉइंट कर्व है तो आप उसको पॉइंटी कर सकते हैं, और अगर वो पॉइंटी है तो आप उसको कर्व कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए। और उसके बाद हैंडल ऑप्शन है, तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। जब हम 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये हैंडल नजर आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें शो हैंडल फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। जब हम मल्टीपल एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ये हैंडल शो हो तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, यहाँ पे चेक है तो हमें हैंडल शो हो रहे हैं। और उसके साथ ऑप्शन है हाइड हैंडल फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए ये जो 2 एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए थे मुझे इसके हैंडल नजर नहीं आ रहे। और अगर मैं चाहती हूं कि ये शो हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों एंकर पॉइंट शो हो जाएंगे। और इन हैंडल को शो करना बहुत जरूरी है। हम इन हैंडल को मूव करके अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें जैसे ही मैं इस हैंडल को पकड़ के मूव करूंगी तो ये अपोजिट साइड पे काम कर रहे होते हैं, ये हैंडल और ये हैंडल। अगर मैं इसे राइट साइड पे मूव करूंगी तो ये एरिया मेरा लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा होता है। और इस तरह से यहाँ से शेप मेरी बाहर को आ जाएगी और यहाँ से अंदर को। मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें मैं इसे अंदर को ड्रैग करूं तो आप देखें ये बिल्कुल एक मैंगो सी शेप हमारे पास आ गई है और हम इस पे मजीद वर्किंग करके इसे कंप्लीट मैंगो लुक दे सकते हैं। तो अगर हम इस हैंडल को बड़ा करते हैं तो वो शेप ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे आप देखें ये शेप ऊपर को उठ रही है जैसे ही मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। और मैं कंट्रोल C कर देती हूँ। अब आप देखें अगर मैं इस हैंडल को सीधा ऊपर की तरफ मूव करूं तो ये पॉइंट यूं ऊपर की तरफ उठता जाएगा। और अगर मैं इसे राइट की तरफ मूव करूं तो ये राइट की तरफ मूव होगा और एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। लेकिन अगर मैं इसे जस्ट ऊपर को मूव करूं या नीचे को तो जैसे ही हैंडल की लंबाई ज्यादा होगी ये पाथ भी ऊपर को उठेगी, लेकिन इसके अपोजिट साइड वाला हैंडल मूव नहीं करेगा। और इस तरह से आप इन्हें मूव करके डिफरेंट शेप बना सकते हैं। और ड्रैग सिलेक्शन टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है जब हम वेक्टर वर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट है यहाँ।
अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो मजीद 2 एंकर पॉइंट होंगे उनमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जैसे आप देखें मैं इस पर क्लिक करूं तो ये शेप कुछ इस तरह से आ गई, वो एंकर पॉइंट रिमूव हो गया और अब इनके दरमियान कोई एंकर पॉइंट नहीं, ये इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट पे मूव कर रही है। इसी तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव एंकर पॉइंट करती हूँ तो ये शेप इस तरह से आ जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इन 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये पाथ कट जाती है। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँ और सिलेक्शन टूल लेकर इसको उठाकर ऊपर लेके जाऊं तो आप देखें ये पाथ कट चुकी है और ये बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। अगर हम एक साथ 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान की पाथ कट जाती है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद अगर हम एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट पाथ करते हैं तो कट करने के बाद हमारी पाथ कट चुकी है। अब अगर मैं इस पाथ को उठाकर मूव करूं तो आप देखें ये सेपरेट हो चुकी है और ये पाथ सेपरेट हो चुकी है। इस तरह से अगर आप कोई शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अगर मैं इनको यूं मूव करती हूं तो ये इस तरह से मूव हो जाएंगी। और उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें ये ऑप्शन कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट है कि अगर आपने 2 एंड पॉइंट सिलेक्ट किए हैं तो ये उनको कनेक्ट कर देता है, उनके दरमियान लाइन बना देता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने इन दोनों के दरमियान लाइन बना दी। और मैं इस पाथ को डिलीट कर देती हूँ, मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉर्नर है, तो यहाँ से हम अपने कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हम रेक्टेंगल टूल में देख भी चुके हैं कि अगर हम अपने कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, इन्वर्टेड राउंड करना चाहते हैं, चैम्फर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ हम उनका रेडियस सेट कर सकते हैं। अगर हम उन कॉर्नर को रिलेटिव या एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम रिलेटिव रखेंगे तो वो थोड़े कम स्मूथ होंगे और अगर हम एब्सोल्यूट रखेंगे तो ज्यादा स्मूथ होंगे। अब अगर यहाँ से मैंने जस्ट ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया है तो मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पर इसका रेडियस ज्यादा कर दूं, मैं इसे 20 पिक्सल कर देती हूँ और बाहर क्लिक करूं तो आप देखें मेरा कॉर्नर यहाँ से चैम्फर्ड हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ आप देखें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास शो हो रहे हैं और ये ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। इन तमाम ऑप्शन को हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट वाली क्लास में देख चुके हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर एंकर पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं तो ये एंकर पॉइंट पे वर्क कर रहे होते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर रैंडम सी जिगजैग लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब आप देखें आपको कहीं से भी ये लाइन परफेक्ट जिगजैग लग रही है, नहीं लग रही। अगर आप पेन टूल की मदद से एक परफेक्ट जिगजैग लाइन बनाने की कोशिश करें तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको गाइड का सहारा लेने पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपके कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन को यूज करेंगे तो हम इस लाइन को परफेक्ट जिगजैग लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। मैं इसे 6 पिक्सल कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। और उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ से अपर साइड वाले तमाम एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी। अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर वर्टिकली अलाइन टॉप कर दूंगी और उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और खत्म करने के बाद मैं यहाँ से इन नीचे वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं तो अब नीचे वाले एंकर पॉइंट सिलेक्ट है और मैं यहाँ से वर्टिकली अलाइन बॉटम कर दूंगी और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से अलाइन ऑप्शन को क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पे क्लिक करूं तो इनकी स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद मैं नीचे वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके
दोबारा स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो आप देखें एक परफेक्ट जिगजैग लाइन हमारे पास आ गई। और उसके बाद मैं दोबारा इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू शो हो रही है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करती हूँ तो जस्ट इस एंकर पॉइंट की वैल्यू चेंज होगी, ना कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट की। आप देखें अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूं तो आप देखें जस्ट मेरा ये एंकर पॉइंट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस पे इसको मूव करती हूँ तो आप देखें यही एंकर पॉइंट वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। इस तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी बार के डिफॉल्ट ऑप्शन है और हम इनको पहले देख भी चुके हैं। आई होप आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसको यूज करते हुए बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए आपको थ्रस्टी बर्ड की इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊंगी और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करना है। तो आप खुद भी कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 6 इंच विड्थ दूंगी। मैं 6 IN लिख लेती हूँ और हाइट में भी 6 IN लिख लेती हूँ और उसके बाद ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके एक सर्कल 3 इंच का क्रिएट करूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगी। और डिलीट करने के बाद ये शेप जो मेरे पास आई है इसकी मैं एक कॉपी यहाँ पे बना लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ। मैं इसे 20 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ और रोटेट करने के बाद मैं इस सर्कल को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे लेफ्ट अपर साइड वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर दूंगी और उसके बाद मैं पहले सिलेक्शन को खत्म करूंगी और उसके बाद मैं जस्ट इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ, आप देखें। और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ला के रखूंगी और इसको रोटेट करके यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इन तीनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करूंगी और पाथ फाइंडर में आकर मैं इनको यूनाइट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इस सर्कल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ मैं इस वाले एरिया को। और उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और इन दोनों में मैं येलो कलर फिल कर लेती हूँ। और येलो कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन में ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन को 3 पिक्सल कर देती हूँ। और 3 पिक्सल करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद अरेंज ऑप्शन में आकर यहाँ से इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगी। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करूंगी। कम करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे सेट करूंगी। इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। मैं यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और इसकी कॉपी लेने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर देती हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं इनको एक दूसरे के करीब रख दूंगी कुछ इस तरह से। इस ऊपर वाली शेप को मैं फ्रंट पे रखूंगी तो मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इनमें ऑरेंज कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं नीचे वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। मैं जस्ट कि इसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं।
और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इनको उठाकर यहाँ पे सेट कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगी, दोबारा रेंज ऑप्शन पे आकर सेंड बैक कर दूंगी तो ये यहाँ पर सेट हो गई। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और क्लिक करके 3 इंच का इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें येलो कलर ही फिल कर दूंगी जो मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर दूंगी और उसके बाद ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ और यहाँ पे हम इलिप्स का वही साइज लेंगे जो हमने इस हेड को बनाने के लिए लिया था, तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी। मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन लूंगी। ड्रैग सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। हम इसको बिल्कुल इस तरह से सेट करेंगे कि हमारी आउटलाइन हाइड ना हो, हमारी आउटलाइन हमें मुकम्मल नजर आती रहे। और उसके बाद हम बहुत छोटे साइज का एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे और ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेती हूँ और एक छोटा सा रेक्टेंगल मैं यहाँ नीचे क्रिएट कर लेती हूँ। और उसके बाद इस ऊपर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके एरो की मदद से मैं इसको थोड़ा सा अंदर को मूव कर देती हूँ और उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा अंदर कर देती हूँ। मैं इसे ड्रैग करके भी कम कर सकती हूँ। मैं इसे पकड़कर ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग करूँ तो भी ये कम हो जाएगा और अगर मैं एरो की मदद से करूँ तो भी ये कम हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसको सेट कर लेती हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनमें ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे सेट कर दूंगी और इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और इसको सिलेक्ट करके अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और सेंड टू बैक कर दूंगी। तो अब हमारी बर्ड की इलस्ट्रेशन रेडी है। अब मैं इस पूरी इलस्ट्रेशन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं शिफ्ट की मदद से इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ ताकि इसकी शेप डिस्टर्ब ना हो और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इन रेक्टेंगल की तरफ आती हूँ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर बॉक्स लिए हैं, ये एक स्क्वायर बॉक्स लिया है और तकरीबन इसकी हाफ विड्थ का ये छोटा स्क्वायर लिया है और इतनी ही हाइट के साथ ये मैंने रेक्टेंगल लिया है और ये 2 छोटे रेक्टेंगल और एक सर्कल लिया है। और ये रेक्टेंगल और सर्कल मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो सके। तो मैं पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर सेट कर दूंगी बिल्कुल इसके सेंटर में। और यहाँ पर इसको सेट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। और सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इस स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर इन सर्कल को ड्रैग करते हुए इसको राउंड शेप दे दूंगी। और राउंड शेप देने के बाद मैं इस स्क्वायर को उठाकर यहाँ पे सेट कर दूंगी। मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे लूंगी और इसको रोटेट कर लूंगी और रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनके कलर को ग्रे कर देती हूँ। मैं इनमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर दूंगी और ग्रे कलर फिल करने के बाद मैं इन सब की आउटलाइन नन कर देती हूँ। और आउटलाइन नन करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसमें थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और इसमें भी थोड़ा डार्क ग्रे कलर फिल कर देती हूँ।
उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को लूंगी और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे ले आती हूँ। और कॉपी लेने के बाद मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे सेट कर लूंगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग सिलेक्शन टूल लूंगी और इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे को ले आती हूँ और इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर को ले जाऊंगी। मैं इसकी कुछ शेप इस तरह से बना लेती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगी। कॉपी लेने के बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट रखते हुए मैं इस पे आऊंगी और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके फ्लिप कर दूंगी। मैं इस सर्कल को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और इसकी एक कॉपी मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देती हूँ और इसकी एक और कॉपी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। और कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इन दोनों के मिड का कलर फिल करती हूँ। ये कलर मैं इससे थोड़ा सा लाइट और इनसे थोड़ा सा डार्क फिल करूंगी। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मैं ऑल्ट के साथ इनके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दूंगी। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग सिलेक्शन टूल लूंगी और यहाँ से जस्ट इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको राउंड कर लूंगी। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करूंगी ताकि इसकी कॉपी मेरे पास आ जाए। उसके बाद कंट्रोल F प्रेस करूंगी ताकि एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट हो जाए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगी और इतना छोटा करके यहाँ पे छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद शिफ्ट के साथ मैं इनके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो अब ये हमारे पास एक वाटर टैप की शेप आ गई है। और अब हम वाटर ड्रॉप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लूंगी और एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको कॉर्नर कर दूंगी। कॉर्नर करने के बाद मैं यहाँ से इसे पकड़कर थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगी ताकि हमारी ड्रॉप की शेप परफेक्ट हो जाए। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ और कलर चेंज करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी और यहाँ पे रख दूंगी। और उसके बाद इस बर्ड को उठाकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद अगर हम इसे मजीद एडजस्ट करना चाहें तो हम इसे ज्योमेट्रिकल शेप में भी फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और जब मैंने इलिप्स ड्रॉ किया तो इसमें वही कलर आ रहा है जो हमारे वाटर ड्रॉप में था, क्योंकि इससे पहले हम ये कलर ले चुके हैं। इसको सिलेक्ट करूंगी और इस कलर पे क्लिक करके इस कलर को लाइट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसकी कॉपी लूंगी। मैं यहाँ से कंट्रोल C करूंगी और उसके बाद कंट्रोल F करके इसकी कॉपी को इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। मैं रेक्टेंगल इसके हाफ से नीचे तक ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखें इतना हिस्सा छोड़कर मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर में आकर माइनस फ्रंट कर देती हूँ। अब ये शेप मेरे पास आ गई है और इसमें मैं ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ, ये वाला। और उसके बाद मैं इस बर्ड को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगी और शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पे सेट करूंगी और शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को भी छोटा कर लेती हूँ। और यहाँ से अरेंज ऑप्शन में आकर इसे भी ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मजीद सेट कर देती हूँ।
और उसके बाद मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। और ग्रुप करने के बाद मैं इनको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। तो अब देखिए हमारी खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन रेडी है जो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से तैयार की है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।